हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर के बारे में देखा था और उन सभी के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था। तो आज ये चैप्टर नंबर 5 है, जिस चैप्टर का नाम है यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, यानी आप जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में होगा, तो आप उसे निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ऑल क्लास नोट्स और नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली क्यूज हम करवाते हैं, जो कि क्लास 8 to 12 के लिए है। ठीक है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्या है, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय में अवधारणाएं। ठीक है, हमें ये जानना पड़ेगा कि अवधारणाएं क्या है। ठीक है, वे मूल तथ्य जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है और वे जो ज्यामिति के लिए विशिष्ट होते हैं अभिधारणाएं कहलाती हैं। यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिन्हें बिना प्रूफ के, ठीक है, बिना प्रूफ के क्या मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अभिधारणाएं, जो कि ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में हमें प्रयोग ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या अभिधारणाएं हैं, कितने अभिधारणाएं हैं, ये आपको याद रखना है कि इसमें टोटल जो है वो 5 अभिधारणाएं होती है। 5 अभिधारणाएं टोटल, इसमें 5 अभिधारणाएं होती है। अब आइए देखते हैं अभिग्रहित। इन पांचों अभिधारणाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि अभिग्रहित क्या होता है। वे मूल तथ्य जिन्हें बिना प्रमाण के मान लिया जाता है और जिनका उपयोग पूरे गणित में किया जाता है अभिग्रहित कहलाते हैं। यानी ये भी क्या है, इसे भी बिना प्रूफ के ही क्या मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये पूरे गणित में प्रयोग होता है, हर क्षेत्र में, सिर्फ गणित ही नहीं, हर एक क्षेत्र में ये सर्वव्यापी सत्य होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिग्रहित। तो कुछ अभिग्रहित हम लोग यहाँ देखेंगे। बाकी इसका एक बुक है, यानी यूक्लिड ने एक बुक लिखा था एलिमेंट नाम का। ठीक है, उसी बुक में सारी अभिधारणाएं और अवधारणाएं मिलती हैं। ठीक है, तो अभिग्रहित जो है, इसमें कुछ अभिग्रहित हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मेन। ठीक है, बाकी आप लोग एलिमेंट बुक में वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एलिमेंट बुक क्या है उसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं, पहले से सिद्ध परिमाणों और कुछ सिद्धांतों के आधार पर तार्किक तर्क के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष एक कथन का निर्माण करते हैं, जिसे प्रमेय या प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, यानी प्रमेय जो है यानी थ्योरम, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, थ्योरम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं कौन सी है। ठीक है, तो ये 5 अभिधारणाएं, इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है और एक कोई दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक से अधिक रेखा नहीं खींची जा सकती है। नेक्स्ट है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक शांत रेखा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये यहाँ खत्म हो चुका है और ये यहाँ खत्म हो चुका है, ये भी एक रेखा है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी इधर भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं। यानी ये कथन यही बोल रहा है कि एक शांत रेखा को क्या कर सकते हैं, अनिश्चित यानी अनेक रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी इसको आगे अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कोई भी एक, किसी को हम लोग केंद्र मान के और कोई भी एक त्रिज्या लेके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक केंद्र लेके कितना भी बड़ा त्रिज्या हो, इसको मान के क्या कर सकते हैं, एक वृत्त हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सत्य है। ठीक है, कि कोई भी एक पॉइंट मान के यानी केंद्र मान के और इसका एक त्रिज्या मान के हम लोग कितना भी बड़ा वृत्त खींच सकते हैं, ये सत्य है। ठीक है, और इसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो जितने भी समकोण है वो 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये समकोण है, ये भी समकोण है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे? बराबर। मान लेते हैं कि ये एक समकोण है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी एक समकोण है, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो जब दोनों 90 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी समकोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवा नंबर है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि ये दोनों रेखा है, ठीक है, और इसमें क्या एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो इन दोनों में अगर ये समांतर नहीं है, ठीक है, और दोनों एक ही ओर, जैसे ये वाला हो गया एक कोण और एक कोण ये हो गया, इन दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री से कितना है? कम है। 180 डिग्री से अगर कम है तो क्या होगा? इसको अगर आगे बढ़ाएंगे अनिश्चित रूप से, तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, इधर प्रतिच्छेद ही करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कुछ रेखा ऐसे रहता झुका हुआ, ठीक है, तो इधर और इधर अगर ये दोनों 180 डिग्री से क्या होता? कम होता। ये 180 डिग्री से कम होता ये दोनों कोण, तो इसको जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या होगा? आगे जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पांचवा अभिधारणा का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हैं? 5 अभिधारणाएं। अब हम लोग आइए देखते हैं अभिग्रहित किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभिग्रहित जो है वो इसमें कुछ अभिग्रहित दिया हुआ है, बाकी और बहुत ही अभिग्रहित होते हैं, लेकिन यहाँ हमें जितना इसमें जरूरत है उतना ही इसमें दिया गया। ठीक है, तो पहला अभिग्रहित क्या है? जो चीजें एक ही चीज के बराबर होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू क्या है? c। तो अगर ये b के बराबर है और b और c के बराबर है, तो क्या a और c के बराबर नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू c हो जाएगा। तो जो चीजें एक ही चीज के बराबर है वे एक दूसरे के भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी a बराबर b है और b बराबर c, तो a बराबर c भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, दूसरा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाता है तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मान लेते हैं कि जैसे अगर 2 है और इधर भी 2, ये दोनों बराबर है, ठीक है, और इधर हम लोग 3 इधर भी जोड़ दिए और इधर भी 3 जोड़ दिए, इधर क्या हो जाएगा? 5 और इधर भी 5, तब भी क्या होगा? बराबर। तो इसका मतलब यही है कि अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं? बराबर। इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि a इक्वल टू अगर b है और दोनों साइड अगर हम लोग c ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ b है, अगर दोनों साइड क्या ऐड कर दें? c, तब भी ये जो बराबर ये पूर्ण जो है वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, इसी तरह c नंबर है कि यदि बराबरों में घटा दिया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। सेम वही है, अगर a इक्वल टू b है तो अगर इधर भी c घटा दें और b में भी c घटा दें, तब भी ये क्या होगा? बराबर। जैसे 5 बराबर 5 है और दोनों साइड अगर मान लेते हैं कि 2 घटा देते हैं, तो इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। तो बराबर चीजों में अगर बराबर चीज को घटा देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये सी नंबर हो गया। डी नंबर में बोल रहा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों वे एक दूसरे के बराबर हैं। संपाती मतलब दोनों एक ही रेखा पे गया। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक ही रेखा पे जाएगा तो ये दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, ई नंबर है संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है? खेत है, ठीक है, और मान लेते हैं ये खेत पूरा है, संपूर्ण है, तो इसका एक भाग अगर ये निकाल लें, ये इसका भाग है, ये क्या है? इसका भाग है, और ये क्या है? संपूर्ण। तो ये क्या संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा या नहीं होगा? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई व्यक्ति है, ये क्या है? कोई एक व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति जो है, तो अगर ये बोलेगा कि जो मेरा ये हाथ है, ठीक है, ये व्यक्ति अभी अपने आप में क्या है? एक पूर्ण है ना, संपूर्ण है। तो पूर्ण है तो ये इसका हाथ एक भाग हो गया। हाथ क्या हो गया? ये इसका एक भाग हो जाएगा। तो क्या ये अपने हाथ से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो संपूर्ण अपने भाग से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखना है। और ये मैथ में नहीं, यानी गणित में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में क्या है? सत्य है। हम लोग पढ़े भी थे अभिग्रहित जो है वो हर एक गणित के हर एक क्षेत्र में क्या है?
सर्वव्यापी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो चीजें एक ही चीज की दुगनी होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, और इसका अगर दुगना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसमें क्या जुड़ा है, एक x और दूसरा एक और x जुड़ा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 4x है, ठीक है, इसका डबल क्या होगा, 8x हो जाएगा, है ना। तो जब ये 8x हो गया तो 8x कैसे बना, 4x और 4x, यानी दोनों मिल के बना 4x और 4x, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो जो चीजें एक ही चीज की दुगनी होती हैं, यानी ये चीज है एक ही चीज की क्या है, दुगनी है, यानी 4x और 4x दुगनी है, तो ये दूसरे एक दूसरे में क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगला है, जो चीजें एक ही चीज के आधे हिस्से हैं वे एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x है और इसका आधा कर देंगे तो x/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x/2, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, एक और अगर उदाहरण लें, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये 4x है, ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे तो 2x और 2x हो जाएगा आधा आधा। ठीक है, तो ये जो दोनों आधा आधा है वो क्या होंगे, दोनों का बराबर होंगे। मान लेते हैं कि ये खेत है, ठीक है, इसका आधा कर देंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो चीजें एक ही चीज के आधे हिस्से होते हैं, यानी एक ही चीज के क्या होते हैं, आधे हिस्से, तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी धारणाएं थे और अभिग्रहित थे, ये आगे काम होगा, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। बाकी आप लोग को बिंदु, रेखा, रेखा कोण, ठीक है, ये सब आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक ठोस के खाली स्थान आयाम होते हैं। आयाम क्या मतलब, आयाम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, SION। ठीक है, तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, जैसे विमाएं है ना, तो एक ठोस के कितनी विमाएं होती हैं, जैसे ठोस बनाएंगे तो ये मान लेते हैं कि एक ठोस है। ठीक है, तो इस ठोस में अगर देखें तो क्या क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है, तो इसमें कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बिंदु के आयाम खाली स्थान होते हैं। तो एक बिंदु के कितने आयाम होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि बिंदु का डेफिनेशन क्या है, इस ये 0 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, यानी 0 आयामी आकृति है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, यानी बिंदु एक शून्य आयाम होता है। नेक्स्ट है, पिरामिड के आधार का आकार है। तो पिरामिड के आधार का आकार कैसा होता है, कोई भी बहुभुज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक पिरामिड ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका एक, मान लेते हैं कि ये पिरामिड है ना, तो ये पिरामिड में भी देख सकते हैं कि ये जो नीचे आधार लिए वो क्या है, चतुर्भुज है। इसे क्या हम लोग त्रिभुज भी ले सकते हैं, जैसे ये, तो ये इसका एक पिरामिड और बन गया। तो देख सकते हैं अभी आधार का आकार कैसा है, त्रिभुज है। इस तरह से हम लोग पंचभुज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक पिरामिड के आधार का क्या होता है, आकार, कोई भी बहुभुज होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, ठोस की सीमाएं कहलाती है। ठोस की सीमाएं क्या कहलाती हैं, बताइए। तो ठोस की सीमाएं क्या कहलाती, सतहें। क्या कहलाती, सतहें, ये आपको याद रखना है, सतह कहलाती है। नेक्स्ट है, आकृति की एक सतह में होती है। तो आकृति की एक सतह में क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये इसका एक सतह है, ठीक है, यानी एक प्लेन है, तो इस सतह में क्या होगा, एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल लंबाई और चौड़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, सतह के किनारे हैं। सतह के किनारे को क्या कहते हैं, बताइए। सतह के किनारे को क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक सतह, तो इसके किनारे यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं, रेखाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन यूक्लिड के अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं करता है। तो अभी अभिग्रहित हम लोग देख चुके थे, 7 अभिग्रहित देखे थे, है ना, तो इन सातों में से देखना है कि इसमें कौन सा क्या है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है, जो चीजें एक ही चीज के बराबर होते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये सत्य है, यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है, यदि बराबरों में से बराबर को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये भी सत्य है, अभी हम लोग देखे थे कि अगर इधर x है और इधर y, ये दोनों बराबर है, तो दोनों तरफ अगर हम लोग z ऐड कर देंगे तब भी ये क्या होगा, बराबर। तो ये भी सत्य है, यानी इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है संतुष्ट नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
यदि बराबरों में से बराबरों को घटा दिया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है, ये भी सत्य है तो ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। देख लेते हैं, पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है, तो पूर्ण जो है वो अपने भाग से छोटा नहीं होता है, वो अपने भाग से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, जो कि अविग्रहित यानी यूक्लिड की अविग्रहित को क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक बिंदु के केवल एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, तो ये अगर एक बिंदु है तो इससे क्या एक ही रेखा गुजरेगी, नहीं, इसमें क्या होगा, अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है सत्य है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऐसी अनंत रेखाएं हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो मान लेते हैं ये दो रेखाएं, ये दो बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु से क्या अनंत रेखाएं गुजरेंगी, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही रेखा गुजरेगी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो एक शांत रेखा है तो दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो ये क्या है, सत्य है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो डी भी देख लेते हैं, यदि दो वृत्त सर्वांगसम हो तो उनकी त्रिज्याएं असमान होती हैं, अगर दो वृत्त है और ये सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम में भी मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि सर्वांगसम का मतलब ये होता है, ये दोनों का आकृति या शेप और साइज दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका त्रिज्या भी बराबर होगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्त सर्वांगसम हो तो उनकी त्रिज्याएं असमान होती हैं, तो ये गलत है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा कहलाती है, यानी वृत्त के केंद्र से, जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया और इसके केंद्र से जो ये रेखा खींची जाती है कहाँ तक, इसके परिधि तक, परिधि क्या बोलते हैं, ये जो चारों तरफ बाउंड्री है इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये उसका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, यूक्लिड की अभिधारणाओं की कुल संख्या कितनी है, तो अभी हम लोग देखें यूक्लिड की कुल अभिधारणाओं की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है, ये याद रखना है, यूक्लिड की कुल अभिधारणाओं की संख्या कितनी है, 5 है। नेक्स्ट है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है, तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है कि अगर कोई भी दो रेखा, यानी दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके जो दोनों कोण है, ठीक है, यानी अगर ये दोनों एक ही ओर के कोण, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से कम, तो ये दोनों क्या होंगे, कहीं ना कहीं आगे जाके एक ही जगह प्रतिच्छेद करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, पढ़ सकते हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती हैं तो एक ही तरफ के आंतरिक कोण बनाती हैं, इसे मिलाकर दो से कम समकोण बनाए जाते हैं, तो सीधी रेखाएं बनाई जाती हैं, अनिश्चित काल तक उस तरफ मिलते हैं जिस तरफ के कोण का योग दो समकोण से कम होता है, यानी इसका उल्टा दे दिया, ठीक है। तो पांचवी अभिधारणा हमेशा याद रखना है कि ये सबसे बड़ा है, इसको याद रखने के लिए याद रखना है कि ये सबसे बड़ा ऑप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है, अगर पांचवी अभिधारणा के बारे में पूछा तो, ठीक है, बिना देखे इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ठोस से बिंदु तक के 3 चरण हैं, यानी ठोस से बिंदु तक, तो सबसे पहले अगर ये ठोस है, एक ठोस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ठोस से बिंदु, ये हमारा पूरा हो गया ठोस, तो पहले क्या होगा, ठोस आएगा तो इसमें रेखाएं ये नहीं, तो ये दोनों सी और डी हो सकता है। ठोस के बाद क्या होता है, ठोस के बाद सतहें होती है, जैसे ये है ना, ठोस के बाद क्या होती है, सतहें, ये 6 टोटल कितने सतह होते हैं, 4 और 2 6, यानी 4 साइड और एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल 6 सतह हैं, तो इसमें है ठोस के बाद क्या है, सतह, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ से अपने पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठोस के बाद सतह होगा, सतह के बाद रेखा, और रेखा के बाद क्या होता है, अंतिम में बिंदु होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अभिग्रहित माने गए, अभिग्रहित क्या माने गए बताइए, अभी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था ऊपर में, अभिग्रहित क्या माने गए, प्रमेय नहीं, ये अभिग्रहित प्रमेय नहीं है, क्योंकि प्रमेय क्या होता है, सिद्ध किया जाता है, लेकिन अभिग्रहित और अभिधारणा को सिद्ध नहीं किया जाता है, तो ये परिभाषा भी नहीं है, ठीक है, ये परिभाषा नहीं, एक स्टेटमेंट है। तो ज्यामिति के लिए विशिष्ट सार्वभौमिक सत्य है, तो ज्यामिति के लिए विशिष्ट सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, अभिधारणा, क्या होता है, अभिधारणाएं, अभिधारणाएं जो हैं वो अभिग्रहित के लिए सार्वभौमिक सत्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी गणित की सभी शाखाओं के लिए सार्वभौमिक सत्य है,
तो गणित के हर एक शाखा के लिए सत्य है उसे क्या कहते हैं, अभिग्रहित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता है। तो किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमेय को। हमें पता है कि प्रमेय एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, परिभाषा तो सिद्ध नहीं कर सकते, अभिधारणा भी नहीं कर सकते और अभिग्रहित भी नहीं सिद्ध कर सकते। नेक्स्ट है यह ज्ञात है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो x प्लस वाई प्लस जेड और 10 प्लस जेड है। यूक्लिड की अभिग्रहित कथन जो इस कथन को दर्शाता है वह है प्रथम अभिग्रहित, दूसरा अभिग्रहित, तीसरा अभिग्रहित, चौथा अभिग्रहित। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कौन सा अभिग्रहित, जैसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये दोनों मान लेते हैं कि बराबर क्वांटिटी, ठीक है। तो इधर भी z ऐड कर देते हैं और इधर भी z ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, यदि बराबरों में से बराबरों को जोड़ा जाए तो योगफल भी क्या होते हैं, बराबर। और ये कौन सा स्टेटमेंट था, दूसरा अभिग्रहित था, ठीक है। तो इसको याद रखना कि ये क्या था, दूसरा अभिग्रहित। और तीसरा क्या था, यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो इसका जो शेषफल होता है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि ये कितना है, दूसरा अभिग्रहित। नेक्स्ट है रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद न करें के रूप में कहा जाता है। तो रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद न करें तो इसे क्या कहा जाता है, परिभाषा, प्रमाण, अभिधारणा या स्वयं सिद्ध। तो ये नहीं होगा स्वयं सिद्ध, है ना, प्रमाण भी नहीं है, ठीक है, अभिधारणा भी नहीं है, तो क्या बचा ये, परिभाषा। तो अभिधारणा क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि अभिधारणा टोटल कितने, 5, तो ये है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है पिरामिड के पार्श्व फलक हैं। पिरामिड के पार्श्व फलक क्या होते हैं बताइए। जैसे पार्श्व फलक का मतलब हो गया एक पिरामिड बनाते हैं ना, ये हमारा हो गया पिरामिड, ठीक है। एक और पिरामिड बनाते हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड, है ना, तो ये भी एक पिरामिड हो गया। एक और अगर हम लोग पिरामिड बनाएं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो साइड में आपको देख रहा है, ये वाला, ये साइड में दिख रहा है, ये वाला भाग, फिर इधर वाला ये साइड भाग, तो ये किस आकार का है, यानी पार्श्व फलक जो है वो किस आकार का है, सभी पिरामिड में देख सकते हैं यहाँ किस आकार का है, ये त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूक्लिड ने कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये कथन किस रूप में कहा गया है। तो यूक्लिड ने कहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये किस रूप में कहा गया है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, परिभाषा, प्रमाण, अभिधारणा या स्वयं सिद्ध। इसको क्या कहा गया, अभिधारणा, ठीक है। ये 4 नंबर यानी चौथा नंबर का अभिधारणा, ये आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 है जो वस्तुएं एक ही वस्तु की दुगनी होती हैं वो होती हैं, क्या होती हैं, बराबर। यानी कोई एक वस्तु है, जैसे मान लेते हैं 2x, इसका दुगना करेंगे तो 4x, तो ये 4x जो बना सो एक ही वस्तु से बना है, ठीक है, 2x और 2x से, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले, यानी डिस्कस अभी किया था पहले दूसरे स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट है एक सीधी रेखा किसी एक बिंदु से खींची जा सकती है, यानी एक सीधी रेखा, ये बिंदु है, एक सीधी रेखा किसी एक बिंदु से खींची जा सकती है। तो कोई एक अन्य बिंदु तक, कोई अन्य दो बिंदु तक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक बिंदु से एक सीधी रेखा खींचे तो कितने बिंदु तक हम लोग खींच सकते हैं बताइए। तो कोई एक दूसरे बिंदु तक ही खींच सकते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है दो अलग अलग बिंदुओं के लिए एक खाली स्थान रेखा होती है जो उनमें होकर गुजरती है, 2, 3, अनंत या अद्वितीय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, अद्वितीय, क्योंकि दो अलग अलग बिंदुओं से हम लोग सिर्फ एक अद्वितीय रेखा, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, तो अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। शांत रेखा को खाली स्थान बढ़ाया जा सकता है, तो एक अगर शांत रेखा है तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है किसी भी केंद्र को लेकर और खाली स्थान लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो कोई भी एक केंद्र को लेकर और एक त्रिज्या लेकर हम लोग कोई भी वृत्त खींच सकते हैं, तो इसका क्या होगा, कोई भी त्रिज्या, ठीक है, यानी केंद्र और कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सभी समकोण एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं, तो सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी।
नेक्स्ट है दो अलग अलग रेखाओं में खाली स्थान से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यानी दो अलग अलग रेखा है, ठीक है, और इसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। जैसे दो रेखा है, ठीक है, अलग अलग, और तो इन दोनों को अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक ही बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दो रेखाएं समांतर होती हैं जब वे समान दूरी पर हैं, वे समान हैं। एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु की लंबवत दूरी दूसरी रेखा के समान होती है, बी और सी दोनों। तो क्या होगा 26 का, बताइए 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं तब आप बता सकते हैं। दो रेखाएं समांतर है, जैसे दो रेखाएं समांतर है तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है, तभी इनको क्या बोलेंगे, ये समांतर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु की लंबवत दूरी दूसरी रेखा के समान होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है, तो दो समांतर रेखाएं हैं, इसकी ढलानें क्या होती है, हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दो रेखाओं को लंबवत तब कहा जाता है जब उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है, 270, 90 या 0। तो उनके बीच जैसे कोई भी समकोण कब कहा जाएगा, यानी लंब है, ये लंब है यानी समकोण है, ठीक है। तो लंब कब कहा जाएगा, जब उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेखा के किसी बिंदु की दूरी होती है, रेखा के किसी बिंदु की दूरी होती है सबसे कम दूरी, सबसे लंबी दूरी, लंबवत दूरी, बी और सी दोनों। जैसे कोई एक रेखा है, ठीक है, और इस बिंदु से अगर इस रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो इसकी दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत दूरी, यानी जो सीधी रेखा जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लंबवत दूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है दो अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा पर खाली स्थान नहीं हो सकती, यानी दो अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं हो सकती लंबवत। तो लंबवत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि हो भी सकती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रतिच्छेदी, तो ये प्रतिच्छेदी भी हो सकती है क्योंकि दो अलग अलग रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या नहीं हो सकती, दो अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं कभी समांतर नहीं हो सकती, ठीक है, यानी समानांतर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है, यानी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है। वर्ग, वृत्त, दीर्घवर्ग और आयत क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वृत्त। जैसे एक बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु से कोई भी समान दूरी पर बिंदु पथ क्या कहलाएगा, बिंदु पथ यानी जो बिंदु से रास्ते बने, ठीक है, तो ये बिंदु पथ क्या बनाएगा, वृत्त ही बनाएगा। और इस पॉइंट से इसका जो परिधि होता है वो हमेशा हर जगह क्या होता है, समान होता है। क्यों समान होता है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, एक ही होती है, तो ये क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है ऐसे कथन हैं जो परिभाषाओं, स्वयं सिद्ध कथनों, पहले से सिद्ध कथनों और निगमनात्मक तर्क का उपयोग करके सिद्ध किए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? धारणाएं, प्रमेय, ए और बी दोनों, कोई नहीं, ठीक है, यानी सिद्ध किए जाते हैं। तो सिद्ध क्या किए जाते हैं, हमें पता है कि सिद्ध प्रमेय को किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है ऐसी धारणाएं हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं लेकिन वे सिद्ध नहीं है। तो जो सार्वभौमिक सत्य हैं और सिद्ध नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अविग्रहित, अभिधारणा, धारणाएं या ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि अविग्रहित और अभिधारणाएं क्या हैं, वो सार्वभौमिक सत्य हैं, ठीक है, और सिद्ध नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को केवल खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, यानी कोई भी दो रेखाएं हैं तो एक बिंदु पे ही इसको प्रतिच्छेद कर सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी केवल एक। नेक्स्ट है वृत्त की लंबाई का अर्थ वृत्त की खाली स्थान है, तो वृत्त की लंबाई का मतलब क्या है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो वृत्त की लंबाई का मतलब क्या है, ये क्या होता है, इसकी लंबाई होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, ये होती है
त्रिज्या। ठीक है, जीवा किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी इसी परिधि पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिला दें उसे क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, और व्यास क्या कहते हैं? जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर अभी क्या होगा? बी। नेक्स्ट है वर्ग के बाहरी भाग की लंबाई का अर्थ है। जैसे वर्ग की बाहरी भाग की लंबाई का अर्थ क्या है? जैसे ये बाहरी भाग है, इसकी लंबाई का अर्थ क्या है? तो इसकी लंबाई का अर्थ है परिमिति। परिमिति मतलब क्या होता है? परिमिति को ही हम लोग बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को ही परिमाप बोलते हैं, इसी को परिमिति। और ये चारों भाग की लंबाई क्या होती है? परिमिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस पे निर्भर करता है? बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसकी त्रिज्या पे निर्भर करता है, परिधि पे भी करता है और व्यास पे, यानी इनमें से सभी। ये इनमें से सभी इसलिए दिया है क्योंकि त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, परिधि भी बड़ा होगा तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, व्यास भी बड़ा होगा तो इसका भी क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हों उसे कहा जाता है। यानी जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, जैसे ये आयत है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आयत है और इसकी सभी भुजाएं बराबर कर दी, तो ये मान लेते हैं ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, 3 है, तो हम लोग इसको ऐसा कर दिए कि ये सब क्या हो गया? 4 4 4 4 हो गया। ठीक है, तो ये जब 4 4 4 हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक है, घन तो नहीं होगा क्योंकि ये 3D आकृति है, ये भी 3D आकृति है। चतुर्भुज तो कोई भी बहुभुज को बोल सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। नेक्स्ट है यदि दो रेखाओं का ढलान समान है तो ये रेखाएं, अगर दो रेखाओं का ढलान समान है यानी इसका ढलान और इसका ढलान दोनों का एक ही है तो उसे क्या कहेंगे? समांतर। अगला है यूक्लिड किस देश के निवासी हैं? तो यूक्लिड किस देश के निवासी है? मिस्र देश के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूक्लिड किस देश के निवासी हैं? मिस्र देश के। यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट कितने भागों में विभाजित है? देखिए एलिमेंट जो है यूक्लिड ने लिखा था, ठीक है, और ये टोटल 13 भागों में विभाजित है। तो 13 भागों, ये भाग मतलब क्या हुआ पता है? एक भाग का मतलब हो गया एक भाग का मतलब हो गया एक किताब, एक किताब। तो टोटल 13 किताब है जो एलिमेंट बुक है, उसमें टोटल कितने किताब हैं? 13 बुक है। ठीक है, तो ये टोटल 13 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है थेल्स किस देश के गणितज्ञ थे? तो थेल्स किस देश के गणितज्ञ थे? यूनान देश के। थेल्स किस देश के गणितज्ञ थे? यूनान देश के। पाइथागोरस किसके शिष्य थे? तो पाइथागोरस किसके शिष्य थे? थेल्स के। पाइथागोरस किसके शिष्य थे? थेल्स के। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो यूक्लिड के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या? अभी हम लोगों ने देखा यूक्लिड के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोगों ने टोटल 44 क्वेश्चन किया। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो ये गारंटी के साथ है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय से कोई भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आया तो कभी भी आपका नहीं छूटेगा, अगर ये चीज आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।